नमस्कार दोस्तों। तो भारतीय संविधान की इस सीरीज के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले हमने चार्टर एक्ट 1793 के अंदर चर्चा की थी कि कंपनी को जो अधिकार दिए गए थे उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो चार्टर एक्ट 1813 आया है इसमें क्या क्या नए प्रावधान है और किन किन पुराने प्रावधानों में बदलाव किया गया है। देखो, ये जो चार्टर एक्ट हैं ये हर 20 वर्षों के अंदर आते थे और इन चार्टर एक्ट के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई थी कि कंपनी को अब ये नए जो नियम है ये लागू करने हैं या फिर उनके जो पुराने नियम हैं उनमें बदलाव करने थे। कि उनमें जो बदलाव है वो किया जाता है, ये इन चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी को पता चलता था। तो आज हम चार्टर एक्ट 1813 के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, इस चार्टर एक्ट का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके केवल कुछ क्षेत्रों में कंपनी को सीमित करना। अब देखो, पहले हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है वो ब्रिटिश सरकार को फंड प्रदान करती थी। ठीक है, कुछ पैसा जो यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें से कुछ पैसा लेकर वो हर साल ब्रिटिश सरकार को भेजती थी ताकि वो कंपनी को एकाधिकार को बनाए रखे। लेकिन इस एक्ट के अंदर जो संसद है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसने कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और बाकी जितनी भी जो इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं उनका भारत में आने का जो रास्ता है वो ओपन कर दिया। तो देखो, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसके अंदर जो एंट्री होती है वो होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। फ्रांस में जन्मा नेपोलियन बोनापार्ट एक कुशल सेनापति था। फ्रांस ने उसको इंग्लैंड पर आधिपत्य करने के लिए भेजा था, लेकिन इंग्लिश चैनल की बाधा और ब्रिटिश नौसेना के कारण नेपोलियन को 1798 में हार का सामना करना पड़ा। बाद में वापस फ्रांस लौटने पर नेपोलियन ने एक राजनीतिक कुशलता से कॉन्सुलेट सरकार की स्थापना करके स्वयं को वहां का शासक घोषित कर दिया और 1804 में सीनेट सीनेट जो कि वहां की जो प्रतिनिधि सभा है उसको सीनेट बोलते हैं। 1804 को सीनेट ने प्रस्ताव पारित करके नेपोलियन को फ्रांस के सम्राट के रूप में स्वीकृति दे दी। अब देखो, जो नेपोलियन है वो फ्रांस का सम्राट तो बन गया, लेकिन फ्रांस का सम्राट बनने के बाद में उसको लगा कि यार आज कुछ तूफानी करते हैं। मतलब जब आदमी के पास में जब पावर आ जाता है तो उसके माइंड में अलग अलग जो चीजें हैं वो चलने लग जाती है। तो उसने एक काम किया, उसने कहा कि अगर अपने को यूरोप के अंदर अपना अधिकार जमाना है तो एक काम करते हैं कि जितने भी जो आसपास है, क्योंकि उस समय यूरोप के अंदर जो इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड का भी जो प्रभाव है वो काफी था। उसने अपनी महाद्वीपीय नीति अपनाई और महाद्वीपीय नीति के अंतर्गत उसने ये सारी चीजें की कि आसपास के जितने भी जो देश थे जो इंग्लैंड से अपना जो सामान है वो निर्यात करते थे या आयात करते थे। जो मतलब इंग्लैंड उनको सामान निर्यात करता था या फिर आसपास के जितने भी जो महाद्वीपीय देश थे वो इंग्लैंड से सामान आयात करते थे, उन सभी को ये कहा कि आपकी जितनी भी जो मांगे हैं वो मैं पूरी करूंगा। इसके बदले में आपको बस एक ही काम करना है कि आपको ब्रिटेन से कोई भी सामान नहीं खरीदना है। आपको जो भी चीज चाहिए वो चीज आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अर्थात कि जो जो बोनापार्ट है वो उसकी सारी मांगों को पूरा कर सकता है और आप जो है वो ब्रिटेन से सामान आयात ना करके आप फ्रांस से सामान आयात किया कीजिए। इसे ही हम नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय नीति भी कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद यह व्यवस्था फेल हो गई क्योंकि नेपोलियन सभी देशों की मांगों को पूरा नहीं कर पाया। अब जैसे मान लो, अब हमारे अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो मसाले हैं, जो गर्म मसाले हैं, वो बहुतायत के अंदर होते थे और जो कंपनी के जो व्यापारी है वो भारत से मसालों का ही व्यापार करके दूसरे देशों में भेजा करते थे। तो नेपोलियन उस प्रकार के उस उच्च कोटि के मसालों को प्रोवाइड नहीं कर पाया होगा और इसी तरीके से कोई अन्य भी कारण रहे होंगे कि नेपोलियन किसी प्रकार से उनकी जितनी भी जो मांगे थी उन सभी को पूरा नहीं कर पाया और इस प्रकार से जो महाद्वीपीय नीति है ये पूरी तरीके से फेल हो गई थी। लेकिन कुछ समय के लिए ही सही, अब देखो ब्रिटेन से लोगों ने सामान जो आयात करना है वो बंद कर दिया था, इसलिए ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं उनको ग्राहक मिलना बंद हो गए। इसलिए ब्रिटेन के व्यापारियों ने ब्रिटिश के संसद के अंदर यह दबाव बनाया कि भारत में व्यापार करने के लिए जो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए हैं वो समाप्त करके बाकी सभी व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए। अर्थात कि जो इंग्लैंड के जितने भी जो व्यापारी थे उसने ब्रिटिश संसद के अंदर ये बोला कि ठीक है, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे और भारत के अंदर व्यापार करने के लिए अधिकृत कर रखा है, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि आप कंपनी के एकाधिकार समाप्त करके बाकी जितने भी जो कंपनियां हैं, जो व्यापारी कंपनियां हैं इंग्लैंड की, उनको भी आप भारत जाने की अनुमति दें। तो इस कारण से कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब चार्टर एक्ट 1813 के क्या क्या प्रमुख प्रावधान हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया तथा भारतीय व्यापार को
सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया, लेकिन चीन चाय और अफीम के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा। अब देखो, इंग्लैंड की जो संसद है उसने प्रस्ताव तो पारित कर दिया कि चलो ठीक है, आप जितनी भी जो कंपनियां हैं वो अ, जितनी भी जो इंग्लैंड की जो व्यापारी कंपनियां हैं वो भारत में जाके अपना जो व्यापार है वो कर सकती है। लेकिन इसके साथ में ही उसने ये भी प्रस्ताव रखा कि भारत के अंदर जो कंपनी का जो एकाधिकार है वो चीन चाय और अफीम के व्यापार के अंदर आप जो दूसरी कंपनियां है वो व्यापार नहीं करेगी, उनके अंदर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जो व्यापारिक एकाधिकार है वो दिया गया था। इस अधिनियम में इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों पर क्राउन का अधिकार स्थापित कर दिया तथा कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। अब देखो, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो चार्टर एक्ट थे ये हर 20 वर्षों के अंदर आते थे। इन चार्टर एक्ट ने ये भी इसमें प्रावधान किया कि जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अगले 20 वर्षों तक यूं ही भारत के अंदर जो शासन है वो करती रहेगी। ठीक है, और इसी के साथ ही जो चीन और चाय और जो अफीम है उसके अंदर कंपनी का जो एकाधिकार है वो अगले 20 वर्षों तक कंटिन्यू बना रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई भी जो दूसरी इंग्लैंड की जो कंपनी है वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को भी आने की अनुमति दी, जो भारत आकर नैतिक तथा धार्मिक प्रचार करने के इच्छुक थे। इसी के साथ कलकत्ता में अपने मुख्यालय के साथ एक बिशप की नियुक्ति भी की गई। अब देखो, धीरे धीरे जो अंग्रेज लोग हैं उनको ये भी समझ में आने लगा कि अगर अपने को भारत के ऊपर राज करना है तो उनको धर्म के अंदर परिवर्तित करना आवश्यक हो गया। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ईसाई जो मिशनरियां हैं उनको भी भारत के अंदर भेजने का प्रयास किया और भारत के अंदर भेजे, और ताकि वो लोगों को कन्वर्ट कर सकें। इसी के साथ ही कलकत्ता में अपने एक मुख्यालय भी बनाए, एक जो चर्च है उसकी स्थापना की तथा एक बिशप की भी नियुक्ति की। इस अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकारों को अपने क्षेत्र में व्यक्तियों पर टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया तथा कर का भुगतान न करने वाले व्यापारियों पर जुर्माना लगाया। भारतीय शिक्षा में निवेश करने के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही भारतीय लोगों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। अब देखो, एक प्रकार से ये जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज कर दिया गया। अब उनको पता था कि यदि हमको कंपनी चलाने के लिए श्रमिक चाहिए, तो श्रमिक हम अगर इंग्लैंड से लेकर आएंगे तो कंपनी का उतना ज्यादा रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हम भारत के अंदर जो लोग हैं उन्हीं को ही हम श्रमिक बना लें, उन्हीं को ही हम मजदूर बना लें। लेकिन उनको मजदूर बनाने के लिए उनको एक दूसरे की भाषा समझने की आवश्यकता थी। ठीक है, या फिर कंपनी का जो कामकाज है वो किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी चीजों की आवश्यकता थी। अतः कंपनी ने सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान किया कि ठीक है, हम जो 1 लाख रुपए है अपने रेवेन्यू में से 1 लाख रुपए निकाल के भारतीयों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर खर्च करेंगे। अब इनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारतीयों को पढ़ा लिखा कर हम उन्हें अपनी ही कंपनी के अंदर नौकरी देंगे और औने पौने दामों के अंदर श्रमिक के तौर पर रख लेंगे, जिससे जो कंपनी है उसको इंग्लैंड से श्रमिक नहीं बुलाने पड़ेंगे और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा जनरेट हो सकेगा। तो एक प्रकार से ये भी इनकी नीति थी। कंपनी के शेयर धारकों को भारत की बिक्री पर 10.5% का डिविडेंड दिया गया। उम्मीद है आपको हमारी जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और यदि आपको इनके नोट्स चाहिए या फिर हमारी आने वाली वीडियो के बारे में जो नोटिफिकेशन है वो आपको चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।